हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम हिंदी में पाठ पढ़ रहे थे, साना साना हाथ जोड़ी। उसी में था कि उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर, और कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाजे से गाड़ी चला रहा था, यानी कि इतनी धुंध और बारिश थी कि जितेन को रास्ता नज़र तो नहीं आ रहा था, मगर वो अंदाजे से धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ, सब पर बादलों की परत, सब कुछ बादलमय। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप खतरनाक रास्तों के आसपास ने हमें मौन कर दिया, और रास्ते इतने खतरनाक थे कि हम सब मौन हो गए थे, क्योंकि इस प्रकार तो ऐसी घाटियाँ और ऊपर से इतने घने बादल, जैसे बादलों को चीरती हुई गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही थी, और उस पर बारिश भी। एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे, जैसे सबकी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी, क्योंकि एक तो बहुत सारे बादल और फिर बारिश इतनी ज़ोर से, और रास्ता ऐसा कि हल्की सी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और सब जने उस फिसलन वाले मार्ग को, जीप किस प्रकार उस पर चल रही है, बस सबका ध्यान उसी रास्ते पर था। हमारी सांस लेने की आवाज़ों के सिवाय आसपास जीवन का कोई पता नहीं था। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिज डाइवोर्स स्पीड। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी लिखी हुई थी कि दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। करीब आधे रास्ते बाद धुंध छटी और साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। कम से कम करीब आधे रास्ते के बाद धुंध कम होती गई और आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई देने लगा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। लेकिन मेरी सहेली मणि स्विट्ज़रलैंड घूम कर आई थी। उसने तुरंत प्रतिवाद किया और कहा कि नहीं, स्विट्ज़रलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और ना ही इतना सुंदर है जितना कि कटाओ। हम कटाओ के करीब आ रहे थे, क्योंकि दूर से ही बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था कि जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो, और कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं पर धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए, एकदम ताज़ा बर्फ़ है। लगता है रात में गिरी है यह बर्फ़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के जाग की तरह सब ओर गिरी हुई बर्फ़ में जीप की खिड़की से मुंडी निकाल दूर दूर तक देख रही थी। चांदी से चमकते पहाड़। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी तुमने? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। जब वह नेपाली भाषा में बोलने लगा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था, और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ़ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी थी। तिमरो माया सेंधे मलाई सताउच्छ, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहूँ और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम गाने लगा था वह। हम सभी सैलानी अब जीप से उतरकर बर्फ़ पर कूदने लगे थे। यहाँ बर्फ़ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ़। ऊपर आसमान और बर्फ़ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ़ पर लेटकर
हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने में लगे थे। मेरे पाँव झन झन करने लगे थे, पर मन वृंदावन हो रहा था। भीतर जैसे देवता जाग गए थे। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत को जी भर देखूं। इस प्रकार इतना अच्छा सुहाना दृश्य था कि सभी लोग झूम उठे और सभी अपने अपने कैमरे में, मोबाइल में वहाँ के दृश्य कैद करने लगे थे। पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी, क्योंकि कटाओ टूरिस्ट पैलेस नहीं था, टूरिस्ट स्थान नहीं था और इतनी सुर्खियों में भी नहीं था। इसी लिए वहाँ पर कोई दुकान आदि नहीं थे कि जिस वजह से वह किसी दुकान से जाकर वह लंबे लंबे जूते खरीद ले। लेकिन वहाँ आसपास कहीं कोई दुकान नज़र नहीं आ रही थी। खैर, दनादन फ़ोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं और संपूर्णता की उन क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़े रहे हैं। सबकी तरह मैं फ़ोटो नहीं खींच के और उस बर्फीले दृश्य को, उस जन्नत वाले दृश्य को अपनी आँखों से अपने मन में उतारने लगी। शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी और इतने अच्छे इसी दृश्य में हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, क्योंकि जीवन सत्य को खोजा होगा और सर्वे भवन्तु सुखीन का महामंत्र सारी दुनिया को दिया कि सभी व्यक्ति खुश रहें, सुखी रहें। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा ही बड़ा कि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए और वह अपने अपराध छोड़कर उन वादियों में अपने आप को खो दे। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने इर्व की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मणि से पूछा कि क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता कि मिल्टन ने अपनी कविता में लिखा था वह। पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिम शिखर जल स्तंभ है पूरे एशिया के, और देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतज़ाम करती है कि सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती रहती है तो ये ही बर्फ़ शिलाओं से पिघल कर जलधाराएं बनकर सूखे कंठों के लिए तरावट बन जाता है और सूखे गलों को प्यास बुझाता है और उन तक पहुंचता है। कितना अद्भुत दृश्य है और कितनी अद्भुत भगवान की यह व्यवस्था है जल संचय की, जिसे कोई नहीं समझ सकता। मणि ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, और संसार कितना सुंदर है। शायद हमें यहीं आकर पता चला कि संसार कितना सुंदर है। स्वप्न जगाते हैं और उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ियों का ख्याल आ गया। उन पहाड़ियों की औरतों का ख्याल मुझे फिर से सताने लगा कि किस प्रकार वह इतने कठिन रास्ते पर उन पहाड़ों पर अपना जीवन बिताती है और उन पहाड़ों को काट रही थी जिसमें उनकी जान जाने की पूरी संभावना थी। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा कि इक्की दुक्की फौजी छावनियाँ भी नज़र आई और वहाँ पर फौजी छावनियाँ भी नज़र आने लगी।
ध्यान आया कि बॉर्डर एरिया है, इसी वजह से वहाँ पर छावनियाँ है और थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा शुरू हो जाती है। जहाँ से एक फ़ौजी से मैंने कहा था कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय का तापमान जो कि 15 डिग्री सेल्सियस का था, आप लोग को बहुत तकलीफ़ होती है। आप लोग इस यहाँ पर किस प्रकार रहते हैं, आपको धन्य हो और हम सभी को आपको सैल्यूट करते हैं कि आप हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं।